हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 21। मुंबई वंश का फ्लैट। वंश के डायरेक्टर ने मुंबई के बाहर शूटिंग रखी थी। सुबह निकलना था, इसलिए सुमित ने पहले ही सबको जल्दी आने को कह दिया। वंश ने अलार्म लगाकर सोया ताकि सुबह जल्दी उठ सके। सुबह अलार्म की आवाज से वंश की आंख खुली। उसने अलार्म बंद किया और उठकर सीधा बाथरूम में घुस गया। वंश नहाकर आया। उसने कबर्ड से जींस टी शर्ट निकाला और पहनकर शीशे के सामने चला आया। उसने अपना चेहरा चमकाया और ड्रायर से बालों को सुखाने लगा। वंश ने बालों को जेल लगाया, सेट किया और शीशे में खुद को देखा। अपनी बड़ी हुई दाढ़ी देखकर वंश को याद आया कि उसने शेविंग तो की ही नहीं। वंश ने देखा उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उसने जल्दी से अपना सूटकेस लिया और उसमें अपने 4 दिन के कपड़े, जूते, जरूरी सामान और साथ में शेविंग किट भी रख लिया। वंश को भूख भी लगी थी, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं था कि वह अपने लिए कुछ बना सके। वह किचन की तरफ आया और फ्रिज के ऊपर रखे टोकरे में से सेब उठाकर खाने लगा। उसने अपना फोन लिया, चार्जर बैग में डाला और जैसे ही बालकनी का दरवाजा बंद करने आया, उसने देखा बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखते ही वंश का मुंह बन गया। उसने अपने पैरों में पहने सफेद जूतों को देखा, जो कि उसने बहुत महंगे खरीदे थे, और बारिश की वजह से वह उन्हें खराब तो बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वंश ने जूते उतारकर बैग में रखे और स्लीपर पहनकर अपने सामान के साथ फ्लैट से बाहर निकल गया। लिफ्ट का इंतजार करते हुए वंश ने अपने लिए कैब बुक की और नीचे चला आया। भीगते भागते वंश अपनी कैब के पास पहुंचा और सामान रखकर अंदर आ बैठा और ड्राइवर से कहा, ये मुंबई की बारिश भी ना कभी भी शुरू हो जाती है। सर, लगता है आपने कभी मुंबई की बारिश को महसूस नहीं किया, वरना आप ऐसा नहीं कहते। मुंबई की बारिश में एक सुकून है, ड्राइवर ने कहा। मेरे लिए तो ये सरदर्द है। अब चले, पीछे बैठे वंश ने कहा। अरे सर, देखिएगा, एक दिन आपको मुंबई की बारिश जरूर महसूस होगी, ड्राइवर ने कहा। वंश ने कुछ नहीं कहा और अपना फोन निकालकर उसमें आए नोटिफिकेशंस को देखने लगा। सुमित ने लोकेशन के साथ साथ वंश को स्क्रिप्ट भी भेजी थी। गाड़ी में बैठा वंश बैठकर उसे पढ़ने लगा। स्क्रिप्ट पढ़ते हुए उसमें एक बारिश का सीन आया और ये पढ़कर वंश बड़बड़ाया, हाँ, यहाँ भी बारिश। ड्राइवर ने वंश का उखड़ा हुआ मूड देखा तो म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। धीमी आवाज में गाना बजने लगा। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराई, हर रात यादों की बारात ले आई। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल की पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल की पास तुम रहती हो। वंश नए जमाने का था, उसे पुराने गाने कम ही समझ आते थे, लेकिन जब उसने गाने के बोल सुने तो उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर पहले जो वंश चिड़ा चिड़ा नजर आ रहा था, वही वंश अब खिड़की के बाहर देखते हुए मुस्कुराने लगा। ड्राइवर ने देखा तो गाड़ी चलाते हुए कहा, मुंबई की बारिश और किशोर दा के गाने, और उस पर किसी की यादें साथ हो तो क्या ही कहने। आवाज बढ़ा दीजिए, वंश ने कहा तो ड्राइवर ने खुशी खुशी गाने की आवाज को तेज कर दिया और अपना ध्यान गाड़ी चलाने में लगा लिया। नवीन का घर मुंबई। देर रात निशी को सुमित का मैसेज मिला, जिसमें मुंबई से बाहर शूटिंग की डिटेल्स थी और सबके साथ निशी को भी सुबह जल्दी फिल्म सिटी पहुंचना था। सुबह निशी तैयार होकर अपना बैग लिए नीचे चली आई। इस सीरीज में काम करने के लिए उसने नवीन के सामने बहुत हाथ जोड़े, पैर पड़ी
और रिक्वेस्ट करने के बाद नवीन ने उसे काम करने की परमिशन दे दी। निशी ने टॉप और प्लाजो पहना था। बालों को उसने कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। होठों पर हल्की लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और कानों में छोटे छोटे झुमके जो उसे काशी ने बनारस में दिलवाए थे। निशी ने अपनी पीठ पर एक बैग टांग रखा था जिसमें उसका कुछ जरूरी सामान था। मम्मा, मेरा नाश्ता जल्दी कीजिए ना, मुझे देर हो रही है, निशी ने डाइनिंग के पास आकर चिल्लाते हुए कहा। बस बस हो गया, तुम बैठो, मेघना ने किचन से ही आवाज लगाकर कहा। निशी जैसे ही बैठने को हुई उसका फोन बजा। निशी ने देखा फोन सुमित का था। निशी ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सुमित ने कहा, हेलो निशी, तुम अभी तक घर ही हो? बारिश होने की वजह से रास्ते जाम है, तुम्हें लॉन्ग रूट से आना पड़ेगा, शायद इसलिए तुम अभी निकल जाओ। केडी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि सबको वक्त पर आना है। लेकिन सर, निशी ने कहना चाहा। लेकिन कुछ नहीं निशी, वक्त से पहुंच जाना प्लीज, मुझे और भी लोगों को फोन करना है, बाय, सुमित ने कहा और निशी का फोन काट दिया। लो खाओ जल्दी। अरे क्या हुआ? अभी तो तुम चिल्ला रही थी कि देर हो रही है, अभी यहाँ खड़ी हो, चलो बैठो, मेघना ने कहा। मुझे अभी निकलना होगा मम्मा, आप ये ले जाइए, मैं शूटिंग पर कुछ खा लूंगी, निशी ने बुझे स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं, वहां पता नहीं कब खाने को मिलेगा। मेघना, डिब्बा लेकर आओ, मैं पैक कर देता हूँ, ये रास्ते में खा लेगी, नवीन ने डाइनिंग की तरफ आते हुए कहा। तो निशी ने उन्हें साइड हग किया और कहा, आई लव यू टू, और याद से खा लेना, भूल मत जाना, और हाँ अपना। नवीन ने इतना ही कहा कि निशी ने कहा, हाँ बाबा मुझे याद है, शूटिंग पर अपना ध्यान रखना है, अकेले बाहर नहीं जाना है, टाइम से खाना खाना है, सोना है, अच्छे अच्छे फोटोज लेकर आपको भेजने हैं और मन लगाकर अपना काम करना है, मुझे सब याद है डैड। ये लीजिए, मेघना ने डिब्बा नवीन की तरफ बढ़ाकर कहा। नवीन ने डिब्बा लिया, उसमें निशी के लिए आलू की सब्जी और पराठे रखते हुए कहा, हाँ बाकी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वो लंगूर है ना। आप वंश को लंगूर कह रहे हैं डैड? ये बहुत गलत बात है, निशी ने कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर मुंह बनाते हुए कहा। नवीन ने डिब्बा पैक किया और निशी की तरफ बढ़ाकर कहा, तुमने कभी उसकी हरकतें देखी है? पर वो क्यूट लगता है डैड, निशी ने बच्चों की तरफ मुंह बनाकर कहा। क्यूट तो है, अपना डिब्बा वापस देना, नवीन ने कहा। पर आपने अभी तो खाना पैक किया डैड, और इतना बहुत है, निशी ने डिब्बा नवीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इधर दो ना, कहते हुए नवीन ने डिब्बे को खोलकर उसमें थोड़ी सब्जी, अचार और 4 पराठे और रखे और कहा, उसे भी खिला देना, मुझे नहीं लगता वह सुबह जल्दी उठा होगा और कुछ खाकर घर से निकला होगा। उससे किसे? निशी ने शरारत से जानबूझकर नवीन से पूछा, जबकि वह जानती थी कि नवीन वंश के लिए कह रहा है। उस वंश को। नवीन ने बिना निशी की तरफ देखे डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। निशी ने सुना तो नवीन को जोर से गले लगाते हुए कहा, ओ डैड, आपको वंश की परवाह करते देखकर कितना अच्छा लग रहा है, मतलब आप भी उसे बहुत लाइक करते हैं, फिर बेवजह उससे चिढ़ते क्यों रहते हैं? अभी मैंने हाँ नहीं बोला है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो और अपने काम पर ध्यान दो, नवीन ने कहा तो निशी की खुशी गायब हो गई। नवीन ने देखा तो कहा, चलो अब जाओ वरना तुम्हें देर हो जाएगी। बाय डैड, बाय ममा, कहते हुए निशी ने अपना टिफिन बैग में रखा और सूटकेस का हैंडल पकड़े वहां से चली गई। नवीन उसे दरवाजे तक छोड़ने आया और दरवाजा बंद करके जैसे ही पलटा, पीछे खड़ी मेघना से टकरा गया। क्या? घबराकर नवीन ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने क्या देखा? मेघना ने अपने दोनों हाथों को बांधकर नवीन की तरफ देखते हुए कहा। क्या देखा? नवीन ने मेघना के सामने से हटकर डाइनिंग की तरफ आते हुए कहा। मेघना नवीन के पीछे आई और कहा, तुम खुद अपने हाथों से वंश के लिए खाना पैक कर रहे थे? क्या मैंने कोई सपना देखा? वो अकेला रहता है और उसे इतना कुछ बनाना भी नहीं आता, और क्या हो गया जो मैंने निशी के डब्बे में उसके लिए खाना रख दिया? नवीन ने मेघना से कहा। कुछ नहीं हुआ नवीन, मैं बस हैरान हूं कि तुमने ये किया। तुम जो हर बार वंश से चिढ़े रहते हो, उसे इतना ज्यादा पसंद भी नहीं करते, तुम्हें उसकी परवाह करते देखकर बस मैं थोड़ा परेशान हो गई, मेघना ने कहा। नवीन कुछ देर चुप रहा और फिर मेघना की तरफ देखकर कहा, मेघना ऐसा नहीं है,
मैं जानता हूँ वंश अच्छा लड़का है, बस वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं बस उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। निशी के लिए उसे एक्सेप्ट करने में मुझे बस थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर अभी तो मुझे सारिका मैडम से भी सामना करना है। नवीन, तुम खामखा इतना सोच रहे हो। सारिका जी इतनी अच्छी है, क्या वो वंश और निशी के रिश्ते को नहीं समझेंगी? वैसे कब आ रही हैं वो मुंबई? मेघना ने पूछा। परसों शाम तक मुंबई पहुंचेगी। मेघना, मैं तैयार हो आता हूँ, फिर मुझे बैंक के लिए निकलना होगा। सारिका मैडम के ऑफिस के लिए लोन को लेकर बैंक मैनेजर से मिलना है, नवीन ने कहा और वहां से चला गया। मेघना ने जाते हुए नवीन को देखा और बुदबुदाई, मैं जानती हूँ नवीन, तुम अपनी सारिका मैडम से कुछ नहीं कह पाओगे। लगता है अब मुझे ही उनसे बात करनी पड़ेगी, आखिर वो भी तो एक माँ है। शिवम का घर बनारस। अरे सारिका बिटिया, कुछ काम है तो हमें बताई दियो, सुबह से तुम अकेली रसोई में लगी हो। आई ने किचन से बाहर से कहा। आई, सब हो चुका है, बस थोड़ा सा काम बचा है, वो हम खत्म कर लेंगे। हम बाबा और उनके लिए चाय बनाने जा रहे हैं, आप लेंगी? सारिका ने पूछा। हाँ, एक कप ले लेंगे, पर हमका बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम मुझे सब अकेले कर रही हो। अरे हमो भी वंशवा की अम्मा है, हमको भी कुछ बनावे दो ताकि हमारे हाथों का स्वाद भी उसकी जबान तक पहुंचे। आई ने कहा। बिल्कुल आई, और आपके हाथों से बने अचार से बेहतर स्वाद भला क्या हो सकता है वंश को आपकी याद दिलाने के लिए? आप वंश के लिए अपने हाथों से बना अचार दे दीजिएगा, और इस बार थोड़ा नवीन और मेघना के लिए भी, सारिका ने चाय बनाते हुए कहा। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे हाथों से बने आम के अचार का तो वंश दीवाना है, पर जी नवीन मेघना कौन है, उसके दोस्त है का? आई ने कहा, जिसे नवीन मेघना याद नहीं थी। सारिका ने चाय कप में छानी और लेकर बाहर चली आई। सारिका ने एक कप आई को दिया और कहा, आई, नवीन जो मुंबई में हमारी पुरानी कंपनी में मैनेजर थे और मेघना उनकी पत्नी है। आपको निशी याद है, जो काशी की सगाई में बनारस आई थी, और अभी कुछ दिन पहले मुन्ना गौरी की सगाई में ये तीनों इंदौर भी आए थे। अरे हाँ, याद आ गया। एक तो उम्र इतनी हो गई है कि कुछ याद भी नहीं रहता। वो निशी तो बड़ी प्यारी है, हमका तो बहुत अच्छी लगती है वो। आई ने चाय का घूंट भर के कहा। आई के मुंह से निशी का नाम सुनकर सारिका ने मन ही मन खुद से कहा, आई को निशी पसंद है। हमें इन्हें बता देना चाहिए कि वंश और निशी एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं नहीं, पहले हमें वंश का मन जानना होगा। बिना उसके दिल की बात जाने हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। परसों हम मुंबई जा ही रहे हैं, तब वंश को अपने सामने बिठाकर पूछेंगे कि वह निशी को चाहता है या नहीं। ऐसे भले वह बात टाल दे, लेकिन हमारे सामने झूठ नहीं बोल पाएगा। आखिर हम उसकी माँ हैं, उसकी आंखों में उसका मन पढ़ सकते हैं। सारिका को खोया हुआ देखकर आई ने कहा, अरे सारिका बिटिया, क्या हुआ, कहाँ खो गई? आई की आवाज से सारिका की तंद्रा टूटी और उसने कहा, कहीं नहीं, हम बाबा और शिवम जी को चाय देकर आते हैं। सारिका वहां से चली गई। आई ने भी अपनी चाय खत्म की और उठते हुए कहा, हमाओ भी जरा वंश के लिए आम का अचार निकाल दे, वरना सारिका तो भूल ही जाएगी। मुरारी का घर बनारस। अरे अनु, मुन्ना, तुम दोनों तैयार हो तो चलें। हॉल में खड़े मुरारी ने अपने कुर्ते की बाजू को फोल्ड करते हुए कहा। हाँ बस आ गई। अपनी साड़ी की सलवटों को सही करते हुए सामने से आती अनु ने कहा। मुरारी ने अनु को देखा तो बस देखता ही रह गया। पीले और हरे रंग की साड़ी में अनु बहुत ही प्यारी लग रही थी। उस पर उसके कर्ली बाल, जिन्हें उसने आज खुला छोड़ रखा था, कंधे से सरपिन पे अटैच किया हुआ था। साड़ी का पल्लू एक हाथ पर पूरा फैला था, जिसे अनु ने बहुत ही अच्छे से संभाल रखा था। अनु मुरारी के पास चली आई और मुरारी को खोया हुआ देखकर कहा, क्या हुआ, कहाँ खोए हो? अरे तुमो हमका होश में रहने दो तब ना, मतलब ये उम्र माँ भी ऐसे बंटन के कैसे रह लेती हो तुम? हमें देखो, दाढ़ी से सफेदी झलकने लगी है, मुरारी ने कहा। तो अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मिश्रा जी, सजने संवरने का उम्र से क्या लेना देना? कहते हुए अनु अपनी हाथ में पहनी चूड़ियों को आगे पीछे करने लगी। मुरारी अनु की थोड़ा करीब आया और कहा, कुछ भी कहो, पर जे साड़ी माँ बिल्कुल नींबू मिर्च लग रही हो कसम से। अनु ने मुरारी के कुर्ते का बटन बंद करते हुए प्यार से कहा, क्या मुरारी, ऐसे कौन तारीफ करता है? अरे तुम कहो तो तुम्हारी तारीफ में पूरी किताब लिख दें। कहते हुए मुरारी के हाथ अनु की पतली कमर से लिपट चुके थे। मुन्ना ने वहां आकर कहा तो अनु एकदम से मुरारी से पीछे हटी और कहा, मुरारी चलो ना, देर हो रही है।
हाँ हाँ, हम तो चल ही रहे थे, मुरारी ने मुन्ना को देखकर झेंपते हुए कहा। अनु को भी शर्म आ रही थी कि मुन्ना ने उसे और मुरारी को साथ साथ ऐसे देखा, इसलिए वह मुरारी से पहले ही आगे बढ़ गई। मुन्ना और मुरारी साथ साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गए। चलते चलते मुन्ना ने मुरारी से धीरे से कहा, माफ करना पापा, हम शायद गलत समय पर आ गए। मुन्ना इतना कहकर आगे बढ़ गया। मुरारी ने उसे देखा और कहा, हाँ बेटा, एंट्री तो बहुत ही गलत वक्त पर मारी हो, वरना आज कुछ मीठा खाने को मिल ही जाता। मुरारी ने कुर्ते की जेब में रखा चश्मा निकाला और आंखों पर लगाकर आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 21। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। मिलते हैं जल्द ही